गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आधा घंटा रिसेस मिल गई आपको, है ना? तो अच्छा रहेगा आपके लिए, फ्रेश हो गए सभी। फिर से हमारा जो मूषा प्रकरण शुरू था उसी में आगे बढ़ेंगे। तो जो स्टूडेंट्स पिछले कुछ दिनों में नहीं थे या मूषा प्रकरण में ही थे, वो फिर से एक बार देख लीजिए। यहाँ पे अ, हमारा जो सिलेबस है रसशास्त्र पैशेज्य कल्पना, उसके अंदर पेपर 1 जो रसशास्त्र है उसमें आप सभी की जो रिपीटर एग्जाम हुई उससे पहले ही ये 4 टॉपिक हमने पढ़ लिए थे, और इसमें से मोस्टली ऑनलाइन पढ़े थे। तो जिसका रिकॉर्डिंग भी आप रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं। जो फोर्थ वन है यंत्र, उसमें काफी कुछ हमने ऑफलाइन पढ़ा था। बाकी ये जो है चुल्लिका, सत्वपातन गोष्ठी, पाताल गोष्ठी, 6th पॉइंट, ये हमने रिसेंटली वीडियोस देख के क्लासरूम में ही पढ़ा था। और ये पॉइंट जो बाकी रहा मूषा, ये पॉइंट हमने शुरू किया है। एक क्लास हुआ है उसमें। आज शायद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। आगे वैशेज्य कल्पना में भी फिर से एक बार देख लीजिए। जो पेपर 2 है उसके अंदर, पेपर 2 वैशेज्य कल्पना, उसके अंदर भी चैप्टर 1 2 3 4 5 और 6 इतने चैप्टर्स हो चुके हैं। तो इतने चैप्टर्स की पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। अगर मुझे मौका मिलेगा तो जो लोग एग्जाम की वजह से क्लासरूम में हाजिर नहीं रहे, उनके लिए भी मैं इसी तरह से रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवाऊंगा। फिलहाल तो फिजिकल क्लासेस हुए थे, तो कोई यूट्यूब का रिकॉर्डिंग नहीं है इनका। लेकिन अगर हो सका तो मैं कर दूंगा, आपको रिकॉर्ड करके वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगा। दूसरी बात, यहाँ तक ये जो 6 चैप्टर है वैशेज्य कल्पना के 6 चैप्टर तक, और हमारे रस शास्त्र के भी 1 से लेके 6 चैप्टर तक। तो दोनों ही 6 6 चैप्टर की, पेपर 1 के 6 चैप्टर और पेपर 2 के 6 चैप्टर, उसकी एग्जाम है। मैंने कहा था आपको मार्च एंड में एग्जाम होगी, तो आज 30 मार्च हो गई, कल आखिरी दिन है मार्च का। तो उसकी एग्जाम अभी फिलहाल ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन एग्जाम लेंगे हम। क्वेश्चन पेपर जो है 100 मार्क्स का रहेगा। आज भेज दूंगा मैं आपको, है ना? और ऑनेस्टली लिख के आपको रिटर्न भेजना है। अभी हमारा जो चैप्टर है वो शुरू करते हैं। मूषा प्रकरण। मूषा, इसका काफी कुछ हमने सीख लिया है। फिर भी एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, और रिवाइज करने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक देवनागरी में मूषा कैसे लिखते हैं ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा, है ना? क्लासरूम में जब फिजिकली हमने ये चैप्टर देखा, वो इंग्लिश में लिखा था, मैंने उसको संस्कृत में लिख दिया है। तो मूषा प्रकरण। मूषा बेसिकली कुछ ऐसे बर्तन है जो कि बहुत ही ज्यादा हीट रेजिस्टेंस होते हैं। गर्मी सहन करने की क्षमता इन सभी वेसल्स में, इन सभी बर्तन में, मूषा में बहुत ही ज्यादा होती है। खास ऐसे ही तौर तरीके से इनको बनाया गया है कि वो इंटेंस हीट को, बहुत ही ज्यादा गर्मी को सहन कर सके। तो इसके अंदर हमने उसकी डेफिनेशन भी देखी थी कि मुषणाति दोषान, जो दोषों को मुषणन रिमूव कर देती है, वो मूषा कहलाती है। मुषणाति दोषान, मूषा यासा मूषेति निगद्यते, उसको मूषा बोलते हैं। ऐसी जो बर्तन है उसको मूषा बोलते हैं, जो दोषों को रिमूव करती है। लेकिन कौन से दोष? हमारे वायु पित्त कफ की बात नहीं है यहाँ पे। दोष जो है रस द्रव्य के दोष है। हमारे अभ्रक माक्षिक जो कुछ भी द्रव्य है हमारे रस शास्त्र के, उनके अंदर भी कुछ दोष है। शोधन करने के बाद भी, सत्व निकालने के समय पे भी, जो कुछ भी चीजें हैं जो हमें नहीं चाहिए, वो सारी की सारी निकल जाती है। तो विच रिमूव्स द दोषा फ्रॉम वेरियस मेटल्स एंड मिनरल्स, ये हमें समझना है। श्लोक में नहीं लिखा लेकिन हम समझेंगे। हमारे रस द्रव्य जो भी खनिज है, मिनरल्स हैं, उनके दोषों को रिमूव करने वाला एक ऐसा पात्र, एक ऐसा वेसल जो मूषा कहलाता है। और ये स्पेशली डिजाइन किए गए रहते हैं, खास तौर पे अलग अलग चीजों को मिला के बनाए गए रहते हैं। वो सत्व पातन करने के लिए, सत्व निकालने के लिए और भस्म बनाने के लिए उपयोग में आते हैं। उसके कुछ सिनोनिम भी हमने देखे थे पिछली बार। मूषा के ही सिनोनिम क्या है? कुमुदी, कुमुदिका,
क्रौंचिका, पाचनी, वहनी मित्रा। तो आपको एक होमवर्क भी दिया था कि क्रौंचिका इस शब्द का मतलब क्या है। क्रौंच, ये क्रौंच पक्षी कौन सा है। अगर आपने ढूंढा है तो आप चैट में लिख के भेजिए कि क्रौंच यानी कि कौन सा बर्ड है। तो ये अलग अलग शेप जो होते हैं मूषा के, ऐसे होते हैं, तो उसके आधार पे या उसके काम के आधार पे उसके सिनोनिम्स दिए हैं। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि राइट इन डिटेल अबाउट वहनी मित्रा या राइट इन डिटेल अबाउट क्रौंचिका, तो आप याद रखिए कि वो मूषा के बारे में पूछ रहे हैं। वो कमल के जैसी आकार की या तो क्रौंच पक्षी के जैसे आकार की होती है। वो मल द्रव्यों का, जो भी हमें रस द्रव्य में से नहीं चाहिए उन सभी का पाचन कर देती है, सबको जला देती है। ऐसा ये बर्तन है और वो वहनी मित्रा है। ओके, तो एक आंसर आया है कि सारस, क्रौंच यानी कि सारस पक्षी, है ना। ठीक है, दूसरे स्टूडेंट्स भी आंसर करिए अगर आपने होमवर्क किया है, क्रौंच पक्षी कौन सा है वो ढूंढा है तो। आगे कुछ ये स्लाइड जो है ना, ये आपको बताया था कि सारी ही इंफॉर्मेशन जो है हमें क्लासिक्स में से, शास्त्रों में से नहीं मिलती है। तो हर एक मूषा के अंदर अगर क्वेश्चन आता है 5 मार्क या 10 मार्क में एग्जाम में, तो आपको ये 5 पॉइंट्स हमेशा लिखने हैं। कंस्टिट्यूएंट मटेरियल, मूषा ये जो बर्तन है ये किस में से बनता है। जैसे हमारा शराव है वो हम मिट्टी में से बनाते हैं, हमारा प्रेशर कुकर है वो स्टील में से बनता है, तो हमारा जो मूषा है वो किस में से बनेगा। तो उसके बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट मटेरियल है, वो भी हमने पिछली बार देख लिए थे। फिर उसका शेप अलग अलग रहता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसको पकाएंगे कैसे, बनाएंगे कैसे मूषा को, बर्तन को कैसे बनाएंगे। फिर उसका हीट रेजिस्टेंट पावर या हीट रेजिस्टेंट कैपेसिटी कितनी होती है, और उसका यूज क्या है। तो कुछ कुछ मूषा के बारे में सारी ही चीजें अवेलेबल है, कुछ कुछ मूषा के बारे में शेप और यूज उतना ही अवेलेबल है, बाकी का हम अनुक्त के तौर पे ले लेंगे। ओके, तो एक और आंसर आया है क्रेन, सही है, क्रेन या सारस। अभी कुछ बेसिक कंस्टिट्यूएंट मटेरियल्स है ना, ये हमने पिछली बार काफी डिटेल में देखा था, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। फिर भी इतना बताता हूँ कि मिट्टी और लोहा, लोहा यानी कि लोहे का चूर्ण, ये तो बेसिक हमें चाहिए ही चाहिए। अगर हमें कोई भी मूषा बनानी है, कुम्हार के पास जाके हमें मूषा बनवानी है, तो सिर्फ मिट्टी में से ये बर्तन नहीं बन जाएगा, लेकिन मिट्टी के साथ साथ लोहे का चूर्ण डालना पड़ेगा। तो ये बहुत ही कठिन ऐसा एक पात्र, ऐसा एक वेसल बनेगा। और उसके अंदर हम बहुत सारी दूसरी चीजें भी डाल सकते हैं जो भी हमें जरूरत पड़ेगी, जो भी शास्त्र में लिखा होगा, जैसे कि दग्ध तुष यानी कि जलाया हुआ हस्क, या जलाई हुई जो भूसी होती है धान्य की भूसी। फिर अलग अलग तरह की मृत्तिकाएं है, अंगारे है, लोह किट यानी कि मंडूर जो जंग होता है लोहे का वो है, लाइमस्टोन्स है, जली हुई मिट्टी, दग्ध गार जली हुई मिट्टी है। फिर कुपी चूर्ण यानी कि कांच की जो बोतल होती है, उस उसका पाउडर, जो बहुत ही मजबूत कांच होता है उसका पाउडर। फिर जूट, और फिर शुक्ति यानी कि जो छीप होती है उसका पाउडर, या फिर विड जो एक तरह का नमक होता है या एक तरह की प्रिपरेशन है उसको भी विड कहा जाता है। फिर ईंट का पाउडर। फिर एक और मिट्टी भूनाग मृत्तिका है, काली मिट्टी है, भूनाग सत्व है ना, जो कीड़े होते हैं जिसे केंचुआ बोलते हैं हिंदी में, या गुजराती में अड़सिया बोलते हैं, उनका सत्व निकालते हैं, और ऐसे सब चीजों को मिला के हमारी मूषा बनाई जाती है। तो यहाँ पे तो कुछ 18-19 नाम दिए हैं, उसमें से कम 10 से 15 नाम आप याद रख लीजिए, उसको बाय हार्ट कर लीजिए, टिप ऑफ टंग। तो 10 से 15 मिनिमम उतने नाम जो है आप याद रख लीजिए। जैसे कि 5 तरह की मिट्टी आप ले लीजिए, है ना, बहुत सारी मिट्टी है, और फिर इस तरह से याद रखिए। वाइवा के लिए ये काफी जरूरी है आपके लिए। आगे कुछ उसके पार्ट्स देखे थे, मूषा के जो भाग होते हैं। तो पहले तो नीचे का भाग यानी कि बर्तन, वो खुद, वो मूषा वो खुद, लोअर बेजल पार्ट, जिसे ही हम मूषा बोलते हैं, जो हमारे मटेरियल्स को अपने अंदर रखती है, जो बर्तन है। जैसे कि हमारे यहाँ पे लैब में सामान्य मूषा आपने देखी है, तो उसके अंदर हम द्रव्य रखते हैं, जैसे कि मार्कशीट का टुकड़े करके हमने उसके अंदर रख दिए हैं। तो इस तरह से वहां पे हम रख पाएंगे, और ऊपर ढकने के लिए एक ढक्कन होगा। तो उस ढक्कन का नाम जो है आप अच्छे से याद रखिए, पिधानक। अपर पार्ट जो है पिधानक, पिधानक या फिर पिधान, पिधान या पिधानक बोलते हैं। तो जो मूषा को कवर कर देता है, ऊपर ढक्कन रख सकते हैं, मटेरियल जो है हमारा प्रोटेक्ट हो जाएगा। अगर उसको हम बहुत ज्यादा गर्म कर रहे हैं, वो लिक्विड हो गया है, गर्म करने के बाद, वो लिक्विड होने के बाद फिर वो मूषा में से बाहर ना निकले, उसके लिए हम उसके ऊपर ढक्कन
रखते हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ मूसा, ये एक बहुत ही बेसिक जानकारी थी। फिर मूसा का थोड़ा वर्गीकरण हम उसके नाम के आधार पे, उसके शेप, उसके जो नाम है शेप के आधार पे, उसमें जो मटेरियल यूज हुआ है, या फिर उसका मूसा का यूज क्या है, इसके आधार पे, इसमें भी हमने काफी डिटेल में पिछली बार देखा था कि गोस्तनी मूसा जो गाय के स्तन के जैसी यानी कि लंबी जो होती है वो गोस्तनी मूसा। फिर मंडूक यानी कि वो मेंढक के आकार की मूसा। फिर उसी तरह से दूसरे भी, वृंताक, गोल, मूसल, मूसल यानी कि हमारा जो मोटा एंड पेस्टल के अंदर जो पेस्टल होता है वो वाला। फिर गार, जो दग्धगार यूज किया जाता है, या फिर बिड यूज किया जाता है। तो जो उसका मूसा बनाने का रॉ मटेरियल है, उसके आधार पे भी उसके नाम हो सकते हैं, या फिर उसके काम के आधार पे, वज्र जैसी कठिन, या वज्रों को द्रावण कराने के लिए भी सक्षम, या फिर पक्वा मूसा, या फिर सिल्वर के प्रोसेसिंग में यूज होने वाली मूसा, वैसे भी उसके नाम हो सकते हैं। ये एक टर्म जो है पिछली बार हमने देखी थी, मे बी यहाँ तक ही हुआ था। नेक्स्ट बाकी था, है ना। तो यहाँ तक जो मूसा अपययन तक हुआ था, ये आप खास याद रखिए, मूसा अपययन। जब हम मूसा को गर्म करते हैं, मूसा के अंदर हमारा रस द्रव्य रख दिया है, सत्वपातन का प्रोसेस कर रहे हैं और उसको हम गर्म करते हैं, तो मूसा के अंदर समझ लीजिए मैंने शुद्ध अभ्रक जो है वो मूसा के अंदर रखा है, और अभ्रक का हम सत्वपातन कर रहे हैं। तो अभ्रक जो है वो, ऐसे तो हम नॉर्मल गैस के ऊपर उसको पिघला नहीं सकते, है ना, सत्व निकालने के लिए। लेकिन मूसा के अंदर रखने पे वो बहुत ही ज्यादा हजारों डिग्री टेम्परेचर पे वो पिघलेगा। उसके अंदर की जितनी भी सारी चीजें हैं एक्स्ट्रा जो हमें नहीं चाहिए सत्व के अलावा, वो सब उड़ जाएगी। तो उस समय पे अभ्रक, अभ्रक जब इतना गर्म हो जाता है कि वो पिघल गया, है ना, वो ऐसे तो नॉर्मल टेम्परेचर पे पिघलता नहीं, 1000 टेम्परेचर से कम पे तो नहीं पिघलता। लेकिन जब वो मोल्टन प्रॉपरली अच्छे से मेल्ट हो गया है, अच्छे से पिघल गया है, उस समय पे एक क्षण के लिए, फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए मूषा को अग्नि से दूर किया जाता है। अगर हम भट्ठी के अंदर उसको अग्नि दे रहे हैं तो वहां पे अ, भट्ठी में से एक क्षण के लिए बाहर निकाला जाता है। अगर हम ऊपर से जो हमारी फायर टॉर्च होती है उससे हम अग्नि दे रहे हैं, तो फिर वहां से हमें एक क्षण के लिए उसको अग्नि से दूर करना है। इस क्रिया को, एक क्षण के लिए मूषा को अग्नि से दूर करने की क्रिया, इसको बोलते हैं मूषा अपययन। तो ये मूषा अपययन क्या है ये आप समझे। अभी ये करना क्यों है, तो वो नीचे लिखा है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो मूषा की जो हीट रेजिस्टेंस कैपेसिटी है वो बढ़ती है यानी कि दूसरी तीसरी चौथी बार भी उतनी ही बरकरार रहती है, वो तीसरी चौथी बार में वो कम नहीं हो जाती। तो मूषा जो है अग्नि को और भी लंबे समय तक अच्छे से सहन कर पाती है। अगर हमने अग्नि से एक क्षण के लिए दूर नहीं किया तो वो मूषा ही ओवर हीट हो जाएगी, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी, मूषा के अंदर गड्ढे या फिर छेद भी हो जाएंगे। तो इसलिए टू प्रोटेक्ट मूषा फ्रॉम ओवर हीटिंग, मूषा को बहुत ज्यादा गर्म नहीं होने देना है, या फिर अंदर का जो द्रव्य है वो भी जल जाना नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमें मूषा अपययन करना बहुत जरूरी है। हीटिंग प्रोसेस तो बहुत लंबी चलेगी, लेकिन जब हमारा द्रव्य अच्छे से पिघल गया है, या तो दो तीन द्रव्य है तो पिघल के अच्छे से मिक्स हो गए हैं, उस समय पे एक क्षण के लिए, सिर्फ एक मोमेंट के लिए मूषा को अग्नि से दूर करते हैं, उसी को बोलते हैं मूषा अपययन। तो ये वाइवा के लिए बहुत ही बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आता है, आप इसे खास याद रखिए। अभी आगे, यहाँ से हम आज आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने देखा था पिछले क्लास में, यहाँ से आगे देखेंगे। तो मूषा के कुछ नाम, वैसे तो मूषाएं बहुत सारी है, रसरत्न समुच्चय, इस ग्रंथ में बहुत सारी मूषाओं के बारे में बताया गया है, लेकिन हम यहाँ पे हमने जो नाम लिए हैं 9 नाम, ये आपके सिलेबस के आधार पे है ना। तो आपके सिलेबस में जो कुछ भी मूषा के नाम दिए हैं वो हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो यहाँ पे आपको वही नाम मिलेंगे, सामान्य मूषा, गोस्तनी मूषा, वज्रमुषा, महामुषा, योगमुषा, वृंताकमुषा, मल्ल, या फिर पक्वमुषा। तो यहाँ पे खास देखिए, यहाँ पे हमारे सिलेबस में लिखा है मल्लमुषा या फिर पक्वमुषा, लेकिन हम इन दोनों को अलग अलग समझेंगे, मल्लमुषा और पक्वमुषा वो भी, और फर्क क्यों है वो भी देखेंगे। और फिर उसका मॉडर्न काउंटर पार्ट क्रूसिबल्स है ना, तो इसे इंग्लिश में क्रूसिबल बोला जाता है।
तो उसमें सिलिका क्रूसिबल, प्लेटिनम क्रूसिबल वो देखेंगे। और एक पॉइंट्स है मुद्रा और संधि बंधन, तो वो भी पहले देख लेंगे, बाद में सभी मूषा के बारे में पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे ये मूषा के जो नाम है वो आप याद रख लीजिए, ये सभी अलग अलग तरह की मूषाएं हैं। जैसे सबसे पहली है सामान्य मूषा, जो सिंपल वाली मूषा होती है ना, सिर्फ एक कटोरी के आकार की। तो ये तो हमारे पास है, लैब में है हमारे पास सामान्य मूषा बहुत सारी है ना। तो वो आपने देखी है सामान्य मूषा, कुछ प्रैक्टिकल्स में आपने उसको यूज भी किया है। हाँ, वो मूषा का यूज नहीं था, लेकिन हमें कुछ एक ऐसा पात्र चाहिए था जो गर्मी को सहन कर सके, तो हमने वो लिया था वहां पे। तो ये सामान्य मूषा। फिर एक होती है गोस्तनी मूषा, है ना। गोस्तनी यानी कि गाय के स्तन के जैसी। गाय का आंचल आपने देखा है ना। तो गाय का आंचल किस तरह से लंबा या कौन से शेप का, कौन सी साइज का होता है, उसके आकार पे ही, उसके आकार के ही आधार पे नाम दिया गया है गोस्तनी मूषा। फिर आगे वज्र मूषा, ये भी हमने देखा था। फिर है महामूषा, है ना। तो महामूषा नाम से पता चलता है कि ये कुछ बड़ी मूषा होगी। फिर है योग मूषा, तो इसमें कुछ योग किया जाता है, कुछ चीजों को जोड़ा जाता है, तो वो क्या है वो भी देखेंगे आगे। फिर वृंताक मूषा के बारे में ही देखा था हमने। वृंताक मूषा जो वृंताक के आकार की, बैंगन के आकार की, है ना, रिंगणा आकार, ऐसी मूषा होती है। फिर मल्ल मूषा या पक्व मूषा, वो भी क्या क्या है देखेंगे। तो आप सात जो है मूषा के नाम याद रखिए, और उसके मॉडर्न काउंटर पार्ट दो क्रूसिबल के नाम याद रखिए, सिलिका क्रूसिबल और प्लेटिनम क्रूसिबल। यहाँ पे आपको इतना पता रहना चाहिए कि सिलिका मतलब क्या, प्लेटिनम मतलब क्या, है ना। तो सिलिका जो है वो SiO2 को बोलते हैं, है ना। जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है उसी को सिलिका बोलते हैं। जो हमारे दरिया किनारे में जो रेत होती है उसी को हम सिलिका बोलते हैं। तो उसका कुछ उपयोग करके क्रूसिबल बनाया जाता है। या फिर प्लेटिनम क्रूसिबल, प्लेटिनम एक मेटल है, बहुत ही महंगी मेटल, सोने से भी ज्यादा महंगी मेटल है ये। तो ये उसका भी क्रूसिबल बनाया जाता था पहले, अब नहीं बनाया जाता, अभी बहुत ही कम जगह पे इसका उपयोग होता है। आगे संधि बंधन, ये एक पॉइंट देखेंगे, संधि बंधन और मुद्रा। और फिर सभी तरह की मूषाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है संधि बंधन, जब मूषा को, जस्ट अ सेकंड। तो यहाँ पे संधि बंधन यानी कि जब मूषा को, दो मूषाओं को जोड़ देना है हमें, या फिर मूषा को और उसके ढक्कन को हमें जोड़ देना है, तो उसे संधि बंधन कहलाया जाएगा। आपने संधि बंधन किया है शराव संपुट का, है ना। आपने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए हैं शराव संपुट के, बहुत सारे पुट भी दिए हैं आपने। तो वहां पे हम दो शरावों को, एक समान आकार और साइज के जो शराव है उनको एक दूसरे के ऊपर रख के कपड़े और मिट्टी से संधि बंधन कर लेते थे। उनका जो जॉइंट था, जो संधि थी, उसको हम बांध लेते थे, कपड़े मिट्टी कर लेते थे। तो वैसा ही यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कपड़ा और मिट्टी से संधि बंधन नहीं हो जाता। ये, वो मूषा सिर्फ मिट्टी से बनी थी, तो कपड़े और मिट्टी से संधि बंधन हो जाता था। ये वो शराव संपुट सिर्फ मिट्टी से बने थे। ये मूषा जो है सिर्फ मिट्टी से नहीं बनी है, ये मूषा के अंदर और बहुत सारी चीजें हैं, तो उसका संधि बंधन भी थोड़ा अलग है। तो जब भी आपको अगर 2 मार्क्स में संधि बंधन के बारे में पूछा जाता है, तो आप सिर्फ शराव का संधि बंधन लिख सकते हैं, मूषा का संधि बंधन मेंशन कर सकते हैं। लेकिन 5 मार्क में अगर संधि बंधन पूछा जाता है, तो आपको शराव संपुट का और मूषा का दोनों ही संधि बंधन लिखना है। यहाँ पे जो संधि बंधन है, इसमें श्लोक में क्या लिखा है, मूषा आदिनम, मूषा एटसेट्रा को तू यत संधो, उनकी जो संधि की जाती है, किट्ट आद्य ही। तो किट्ट, किट्ट यानी क्या है, किट्ट यानी लोह किट्ट, आयरन स्लैग या लोहे का जंग, उसको ही किट्ट बोलते हैं। किट्ट आद्य ही, और भी किट्ट और भी दूसरी कुछ चीजें लेके उसका संधि बंधन किया जाता है। स्यात विलेपनम, तो किट्ट एटसेट्रा कुछ चीज लेके उनका विलेपन, उसका लेप किया जाता है उनकी संधि के ऊपर। तत् संधि लेपनम, तो उसे को विलेपन बोलते हैं, उसी को संधि लेपन बोलते हैं। तो आपको संधि बंधन या फिर संधि लेपन, ऐसा भी यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है। स्यात् विलेपनम संधि लेपनम ख्यातम तत् च उक्तम संधि बंधनम। तो मूषा और उसके ढक्कन को लेके, मूषा और उसके पिधान, उन दोनों को लेके, या फिर दो मूषाओं को भी जोड़ने के लिए उनके जॉइंट पे जो हम चीजें लगा देते हैं, किट होता है, दूसरी भी कुछ चीजें होती है जो हम वहां पे लेप कर देते हैं, लेप करने के बाद उसको सुखा देते हैं, तो उसी को बोलते हैं मूषा का संधि लेपन या फिर संधि बंधन।
तो वहां पे लोह किट्ट यानी कि लोहे का जंग, फिर मिट्टी और भी कुछ कुछ चीजें होती है जिसको वहां पे पेस्ट बना के लगा दिया जाता है। तो अगेन जैसे कि हमने इसके इंग्रेडिएंट्स में भी देखा था कि लोहे का चूर्ण और मिट्टी और भी कुछ कुछ चीजें, तो इसी तरह से यहाँ पे मिट्टी और लोहे का जंग, इन चीजों को हम पेस्ट बना देते हैं, पानी और दूसरी चीजें ऐड करके पेस्ट बना के लगा देते हैं, तो वो अच्छे से संधि बंधन हो जाता है। फिर भी ये संधि बंधन है, ये मुद्रा नहीं है। मुद्रा आगे देखेंगे, है ना। तो संधि बंधन और मुद्रा दोनों थोड़ी अलग चीजें हैं। संधि बंधन में तो हम अच्छे से सील कर देते हैं, लेकिन मुद्रा में बहुत ही टाइटली सील कर देते हैं। जो हमारी मूषा और उसका पिधान है, ये दो मूषाएं हैं, उसको सील्ड टाइटली, एकदम ही टाइटली सील कर देते हैं। तो हमें उसको मुद्रा बोलना है। तो मुद्रा या मुद्रण करना ये एक ऐसी प्रोसीजर है जहाँ पे दो बर्तन को या फिर दो मूषा को इतना टाइटली सील कर देते हैं कि उसके अंदर से इतनी हीट देने के बावजूद, प्रेशर होने के बावजूद भी कुछ बाहर नहीं निकल पाता। वो किया जाता है कि हमारे अंदर का जो मटेरियल भरा हुआ, उषा के अंदर जो कुछ भी मटेरियल हमने रखा है, उस मटेरियल का लॉस ना हो जाए। कुछ भी इतनी सारी हीट देने के बाद भी, लिक्विड या वायु होने के बाद भी वो मूषा के अंदर से बाहर ना निकल जाए, उसका कुछ लॉस ना हो जाए, ये चेक करने के लिए या फिर खास तो उसको रोकने के लिए हम जिस तरह का संधि बंधन करते हैं उसे मुद्रा कहा जाता है। तो एक हो सकता है सिंपल मूषा का संधि बंधन, जैसे कि उसमें मिट्टी और लोहे का किट और पेस्ट बना के लगा देते हैं। लेकिन एक दूसरा भी एक जॉइंट को सील करने की बात है, जिसे मुद्रा कहा जाता है। तो ये जो मुद्रा के बारे में वर्णन है हमें रस कामधेनु इस बुक में से मिलता है। हमारा एक रस ग्रंथ है रस कामधेनु, है ना। हमने हिस्ट्री ऑफ रसशास्त्र के समय पे देखा था इसके बारे में। अगर आप में से किसी को रस कामधेनु के ऑथर का नाम याद है तो आप चैट में बता सकते हैं, रस कामधेनु, है ना। तो इस बुक के अंदर हमें मुद्रा के बारे में मिलता है, डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो जनरली ये कहाँ पे यूज किया जाता है, दो मूषा जो होती है उसके अंदर हम अभ्रक माक्षिक ऐसे कुछ द्रव्य रख के सत्वपातन या दूसरे कार्य पारद कर्म करते हैं। लेकिन अगर हमने वहां पे मर्क्यूरी को लिया है ना, अगर मूषा के अंदर हमने पारद को लिया है, मर्क्यूरी को लिया है, या ऐसे कुछ द्रव्यों को लिया है जो तुरंत ही लिक्विड में से भी वायु बन जाने वाले हैं, गैसियस फॉर्म में आ जाने वाले हैं, तो वहां पे हमें ये मुद्रा करनी पड़ेगी। सिर्फ सिंपली मूषा का संधि बंधन करने से काम नहीं चलेगा, एकदम टाइटली सील करना पड़ेगा उसको, तो उसी को मुद्रा कहते हैं। और वहां पे मर्क्यूरी का कुछ भी लॉस ना हो जाए, दूसरे द्रव्य है जो बाष्पीभूत होने वाले उनका लॉस ना हो जाए, वो चेक करने के लिए एकदम टाइटली सील कर देते हैं हम वहां पे। तो ऐसे पारद कर्म में वो उपयोग में आ जाता है। कुछ मुद्रा के उदाहरण हम यहाँ पे देखते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में भी यही दो उदाहरण दिए हुए हैं। तो एक है मदन मुद्रा, मदन मुद्रा, और दूसरी है हठ मुद्रा। यहाँ पे कोई हाथ मुद्रा ऐसे ना पड़े, मुझे इसको भी देवनागरी में लिखना चाहिए था, मैं इसको एडिट कर दूंगा। तो ये है हठ मुद्रा, हठ मुद्रा और मदन मुद्रा। तो इसके अंदर क्या क्या द्रव्य लिए जाते हैं, इनको मिला के पेस्ट बनाया जाता है और मूषा को सील कर दिया जाता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहला हम देख रहे हैं मदन मुद्रा। तो इसके अंदर उदुम्बर का क्षीर लिया जाता है। आप उदुम्बर जानते हैं, है ना। उदुम्बर या औदुम्बर ये कौन सा वृक्ष है, औदुम्बर कौन से वर्ग में आता है, याद है तो आप चैट में बताइए। औदुम्बर उसका क्षीर लिया जाता है, फिर वटक क्षीर लिया जाता है, लाक्षा ली जाती है। लाक्षा आप सभी पहचानते हैं, आपने लाक्षा रस का प्रैक्टिकल किया है, उस समय पे लाक्षा को अच्छे से जान लिया है। तो इन तीनों को समान मात्रा में औदुम्बर क्षीर, वटक क्षीर और लाक्षा, ये तीनों को लिया जाता है। और चुंबक लोह लिया जाता है, उसे 6 गुना या फिर तीनों को मिला के दुगना यानी कि 6 पल प्रमाण में। आप चुंबक लोह को तो जानते हैं, मैग्नेट, है ना। हमारे हमने स्कूल में कभी ना कभी मैग्नेट को यूज किया रहता है, वो एक तरह का लोहा ही होता है, लेकिन वो चुंबकीय शक्ति, मैग्नेटिक पावर उसके अंदर होती है, तो उसको चुंबक लोह बोलते हैं। तो ऐसा चुंबक लोह लिया जाता है, उसका पाउडर कर देते हैं और उसको भी इसके अंदर मिला देते हैं। और एक है अतसी तेल, अतसी यानी कि अड़सी,
जो हम मुखवास में खाते हैं, जिसके इंग्लिश में हम फ्लैक्सीड बोलते हैं। तो फ्लैक्सीड या अतसी, अड़सी, उसका तेल, वो तेल ही पदार्थ है, उसका तेल निकलता है। तो इन सभी द्रव्यों को पाउडर करके ये अतसी के या अड़सी के तेल में वो QS यानी कि क्वांटिटी सफिशिएंट, जितना जरूरत पड़े उतना तेल के अंदर मिक्स करके लेप कर दिया जाता है। और फिर उसको मूषा के जॉइंट पे सुख लगा के सुखा दिया जाता है। तो वो बहुत ही टाइटली सील हो जाता है। वहां पे हमने चुंबक लोह का इस्तेमाल किया है और लाक्षा जैसे कुछ द्रव्यों का, जो एकदम चिपकाने वाले द्रव्य होते हैं, उसका इस्तेमाल किया है। तो आपको पता है, आपके जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसके एनवलप भी सील किए जाते हैं लाख के सील से। तो इसी तरह से यहाँ पे उसको एकदम टाइटली सील कर सकते हैं। तो वो मुद्रण हो जाता है या मुद्रा हो जाती है, वो मूषा एकदम टाइटली सील हो जाती है। उसी को मदन मुद्रा बोलते हैं। फिर आगे है हठ मुद्रा, है ना। तो हठ मुद्रा में कुछ और है। वहां पे सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स हैं, एक सॉलिड और एक लिक्विड। तो सॉलिड इंग्रेडिएंट जो है वो है चुंबक लोह। तो अगेन मैग्नेटिक आयरन जो होता है, चुंबक लोह, उसको पाउडर करके लिया जाता है। और वाराह रक्त, वाराह यानी क्या है, पिग, जो हम डुक्कर बोलते हैं या वाराह बोलते हैं, तो उसका ब्लड लिया जाता है। वाराह की बलि देके उसका ब्लड हम ले लेते हैं। और उसका ब्लड और चुंबक का लोह, इन दोनों को समान मात्रा में मिक्स करके फिर मूषा को मुद्रण कर सकते हैं। तो ये हर बार तो ऐसा बारह का रक्त लेने का वाला प्रैक्टिकल कहीं हम करते नहीं, लेकिन कुछ कुछ ग्रंथ है जिसके अंदर ऐसा भी उपयोग दिया गया है ना। तो अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम हठ मुद्रा का उपयोग करके मूषा को भी हम टाइटली सील करेंगे। तो ये दो मुद्रा के बारे में आज हमने देखा। संधि बंधन, मूषा का संधि बंधन सिर्फ कपड़ मिट्टी से नहीं, लेकिन मिट्टी और लोह किट से किया जाता है। फिर टाइटली सीलिंग करने के बारे में तो मुद्रा, उसे टाइटली सीलिंग या मुद्रा करना कहते हैं। मूषा में मुद्रा होती है, शराब संपुट में ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर आगे हम बहुत तरह की अलग अलग मूषा के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले है सामान्य मूषा, है ना। हमने ये जो मूषा के नाम पढ़े, सामान्य, कोस्तनी, वज्र, महायोग, वृंता, कमल्ल, इन सभी मूषा के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहले हम सामान्य मूषा लेंगे। तो सामान्य मूषा जो है, इसके बारे में तीन चीजें हमें डिस्क्रिप्शन मिलती है कि ये सामान्य मूषा कौन से द्रव्यों में से बनाई जाती है, सामान्य मूषा कैसे बनाई जाती है, और उसके यूज क्या है। तो सामान्य मूषा अगर हमें बनवानी है कुम्हार के पास जाके, तो उसके अंदर सबसे पहले एक तो मिट्टी चाहिए, है ना। ज्यादा भाग लगभग समझ लीजिए 50% है इसके अंदर। तो 50% हमें मिट्टी चाहिए, 8 भाग है टोटल, तो उसमें से 4 भाग मिट्टी चाहिए। फिर दग्ध तुष यानी कि बर्न्ट हस, धान्य जो होता है उसके अंदर से हम अनाज निकाल देते हैं। तो जो कुछ भी भूसी बाकी रह जाती है खेत के अंदर, उसको जला लेते हैं और उसकी राख को हम ले लेते हैं। उसी को दग्ध तुष ऐसा कहा जाता है, या बर्न्ट हस्क वो लेना है। फिर शिखित्रक, है ना। तो ये शब्द आप याद रखना, श्लोक में ऐसा लिखा है, शिखित्रक। शिखित्रक क्या है, ये बर्न्ट चारकोल पाउडर है। चारकोल यानी कि क्या है, वो कोयला रहता है। तो कोयला हम जलाते हैं, है ना। कोयला एक फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कहीं ना कहीं। वो जल जाने के बाद हमें जो कुछ भी पाउडर मिल जाता है, उसकी राख, उसको भी एक भाग में ले लेते हैं, शिखित्रक। फिर है लड्डी का। लड्डी का यानी क्या है, ये जो हॉर्स डंग है, घोड़े का पुरुष है, घोड़ा जो मल विसर्जन करता है, तो उसको भी हम ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने बहुत बार उपलों का उपयोग किया है ना। पुट देने के लिए गाय के गोबर का हमने उपयोग किया है। तो वहां पे हम गाय का मल विसर्जन किया हुआ भाग लेते थे। यहाँ पे घोड़े का डंग लेना है, हॉर्स डंग यानी कि लड्डी का हमें उपयोग में लेना है। और एक है शण। शण ये एक तरह का रेशेदार कपड़ा होता है, जूट, जिसे आप शण या जूट के नाम से जानते हैं। तो उन सभी को एक एक भाग लेके, 4 भाग मिट्टी लेके, फिर इसमें और एक इंग्रेडिएंट आएगा, पानी, है ना। तो पानी भी इसमें ऐड हो जाएगा और अच्छे से इन सभी को मिला के पिंड बना लेते हैं एक। जैसे कोई कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाएगा तो कैसा पिंड बना लेगा, वैसे ही, लेकिन सिर्फ मिट्टी नहीं, उसके अंदर ये सब चीजें मिला के पिंड बना लेंगे। और फिर यहाँ पे मूषा बना देंगे उसको। कुम्हार जो है उसको पिंड को मूषा का शेप दे देगा। तो सामान्य मूषा, तो अब यहाँ पे मैंने फोटो नहीं रखा है, लेकिन आप सबने देखा हुआ है सामान्य मूषा, है ना। सामान्य मूषा कैसी होती है, सिंपली एक कटोरी जैसी रहेगी। आपने देखी है बहुत बार सामान्य मूषा।
तो जब मैं इसका पीडीएफ आपको भेजूंगा तो उसमें फोटो भी ऐड कर दूंगा, वो रह गया है। तो बनाते कैसे है ना, सभी इंग्रेडिएंट्स को लेके पाउंडेड वेल टू मेक फाइन पाउडर, उन सभी इंग्रेडिएंट्स को कूट पीस के अच्छे से पाउडर बना लेंगे। लेविगेटेड विथ भावना द्रव्य, तो यहाँ पे भावना द्रव्य नहीं बताया गया है, तो पानी लेंगे। तो भावना द्रव्य के साथ यानी कि पानी के साथ उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। कब तक? वो एकदम सॉफ्ट बन जाएगा, स्मूथ और स्टिकी बन जाएगा, तब तक उसको मिक्स करते रहेंगे। अप्रोप्रिएट शेप इज गिवन, तो वहां पे एक बार शेप दे देते हैं और बाद में उसको अच्छे से पका लेते हैं, कुम्हार जैसे मिट्टी के घड़े को भी पका लेता है। तो उस तरह से हम यहाँ पे मूषा को भी अच्छे से पका लेंगे, तो वो एकदम बढ़िया सामान्य मूषा बन जाएगी। और फिर उसके यूजेस, तो सत्वपातन, शिलाजतु का और विमल का, इन दोनों का सत्वपातन करने के लिए या फिर दूसरे भी द्रव्यों के लिए हम सामान्य मूषा का उपयोग करते हैं। तो शिलाजतु क्या है ये तो आप सब जानते हैं, है ना। शिलाजतु का शोधन भी हम मार्केट में भी बहुत बार आपने देखा होगा, आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर में मिलता है। तो वो शिलाजीत का जो पत्थर है उसका सत्वपातन हमें करना रहेगा, तो हम वहां पे सामान्य मूषा का उपयोग करेंगे। या फिर विमल, विमल क्या है ये हमने पढ़ा नहीं है अभी तक, लेकिन मैंने आपको दिखाया था हमारे लैब में विमल। तो वो महारस का द्रव्य है ना। अभ्रक वैक्रांत माक्षिक के बाद चौथा द्रव्य विमल है। तो वो एक तरह का आयरन सल्फाइड या आयरन पायराइट है। तो वो जो है उसका भी सत्वपातन करना है, सल्फर वगैरह चीजें दूर हो जाएगी, सिर्फ आयरन हमें मिलेगा उसमें उसके सत्व के तौर पे। तो उसके लिए भी हमें सामान्य मूषा का उपयोग कर सकते हैं। तो अगर कोई आपको वाइवा में पूछे सामान्य मूषा का उपयोग बताइए, या 2 मार्क के क्वेश्चन में हो कि सामान्य मूषा, मल्ल मूषा और पक्व मूषा के उपयोग बताइए, तो उसके यूजेस आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। आई थिंक स्क्रीन शेयरिंग जो है नहीं दिख रहा, ओके। मेरे पीसी में इंटरनेट बंद हुआ है, इसलिए स्क्रीन आपको दिख नहीं रहा है। मैं एक बार रिकनेक्ट करता हूँ तो आपको फिर से एक बार स्क्रीन दिखने लगेगा। और आप सभी स्टूडेंट्स जो है ना लीव मत हो जाना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो रहेगा निदान का क्लास, वो भी इसी के अंदर कंटिन्यू में ही शुरू रहेगा। ओके, तो इंटरनेट आ गया है वापस, स्क्रीन शेयरिंग शुरू कर देता हूँ। अभी आपको स्क्रीन दिख रही होगी फिर से। जिसका सेकंड एक पीपीटी फिर से लोड हो जाता है, फिर हम शुरू करेंगे। सामान्य मूषा के बारे में हमने काफी कुछ देखा। फिर आगे है गोस्तनी मूषा ना। तो गोस्तनी मूषा का फोटो तो वैसे आपको दिख रहा होगा अभी। तो ये जो गोस्तनी मूषा है, गाय के आंचल के आकार की मूषा, ये थोड़ी लंबी मूषा होती है, जैसी हमारी नॉर्मल मूषा होती है वैसी ही, लेकिन थोड़ी लंबी इस तरह की ये मूषा रहेगी, गोस्तनी मूषा। और बाकी की चीजें जो है वो लगभग सामान्य मूषा के जैसी ही है। तो गोस्तनी मूषा में जो है कंस्टिट्यूएंट मटेरियल्स है, वो बताए नहीं गए हैं कि स्पेसिफिकली उसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल लेना है और वो रॉ मटेरियल लेकर मूषा बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा सामान्य मूषा का रॉ मटेरियल रहेगा वही रॉ मटेरियल लेके हम गोस्तनी मूषा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे गोस्तनी मूषा में कोई भी रॉ मटेरियल नहीं बताया गया है अलग से। तो हम अनुक्त इस समझ के सामान्य मूषा के अंदर जो रॉ मटेरियल था 50% मिट्टी और बाद में बाकी के 4 चीजें, उन्हीं को लेके हम गोस्तनी मूषा बना देंगे। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या रहेगा? फर्क रहेगा शेप का।
तो जो भी रॉ मटेरियल आपको यहाँ पे दिखे थे सामान्य मूषा के, वही पांचों के पांचों रॉ मटेरियल लेके, अगेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो सभी का सेम रहेगा कि यहाँ पे हमें सभी को पानी से भावना देनी है, मिक्स करना है, अच्छे से पिंड बना के शेप बना देना है। तो कुम्हार जो है इसका शेप बना देगा इस तरह से गोस्तनी मूषा का। और एक चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा है, सामान्य मूषा से अलग है। एक तो उसका शेप, गाय के आंचल के जैसा शेप। तो दूसरा है उसमें ढक्कन है, सामान्य मूषा में ढक्कन नहीं है। गोस्तनी मूषा पिधानक वाला है। तो गोस्तनी मूषा में आपको ऊपर दिख रहा है उसका लिड। तो यहाँ पे आपके जो टेक्स्ट बुक है उसमें से ही ये फोटोग्राफ लिया हुआ है मैंने। तो आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं। तो वहां पे ऊपर ढक्कन भी रखा हुआ है, और ढक्कन के ऊपर फिर एक शिखा है ना। तो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, जो मेरा कर्सर है वहां पे, कि ये है शिखा, और ये है लीड, उसका पिधानक यानी कि ढक्कन। तो यहाँ पे आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखिए खास, पिधानक इज प्रिपेयर्ड, जो मूषा का जो मटेरियल है उसी में से पिधानक भी बनाते हैं। लेकिन उस पिधानक के अंदर एक शिखा है। शिखा यानी कि चोटी, या फिर एक बोलेंगे एक प्रोजेक्शन या एक हैंडल है उसके एट इट्स टॉप मिडल पोर्शन। तो ढक्कन को अगर हमें कभी निकालना है तो उसके लिए यहाँ पे एक शिखा रहती है। वैसे इसको हमने बहुत गर्म किया है, हजारों डिग्री तक गर्म किया है, तो क्या होगा, इसको छू तो नहीं पाएंगे हम, है ना। तो पकड़ के निकालने के लिए हमें वहां पे कुछ जो संवेदनशील है या जो सांसी है, टोंग है, उसका उपयोग करते हैं। तो वहां पे एक हैंडल हमें चाहिए, तो जिसकी वजह से हम उसका ढक्कन खोल सके। और उसके यूज जो है, तो उसके यूज जो है शोधन में और सत्वपातन में, दोनों तरह से उपयोग किए जाते हैं। तो अभ्रक, वैक्रांत, माक्षिक, आद्रिज, शिलाजतु यानी कि आद्रिज, और विमल, इन सभी द्रव्यों यानी कि महारस वर्ग के बहुत सारे द्रव्य यहाँ पे देख ले लिए हैं। देखिए, अभ्रक, वैक्रांत, विमल, माक्षिक, आद्रिज, है ना। तो इन सभी द्रव्यों, महारस वर्ग के सभी द्रव्यों के सत्वपातन में और कुछ द्रव्यों के शोधन में भी इस गोस्तनी मूषा का उपयोग किया जाता है। जो सामान्य मूषा के जो रॉ मटेरियल है वही रॉ मटेरियल आप इसमें याद रखिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी सेम है, बस एक फर्क है, इसमें ढक्कन है, इसमें पिधान है। तो वो ढक्कन और उसके ऊपर भी एक शिखा वाला हैंडल वाला पिधान बनाते हैं। और इसी तरह से मूषा को बनाया जाता है। और अभ्रक, वैक्रांत, माक्षिक, आद्रिज, विमल, इन सभी के सत्वपातन में इसका उपयोग किया जाता है। तो 140 हुई है ना, आज हम यहाँ तक रखेंगे। आगे भी देख सकते हैं काफी सारी चीजें, लेकिन अभी सर आएंगे तो हमारा रोग निदान का जो प्रैक्टिकल है वो शुरू हो जाएगा। उससे पहले रसशास्त्र के प्रैक्टिकल के लिए आप सभी अपनी अटेंडेंस आई सर चैट में दे दीजिए। तो चैट में आपकी सभी अटेंडेंस दे दीजिए, अपना रोल नंबर और अपना नाम ये लिख के भेज दीजिए।
सभी स्टूडेंट्स ने अपनी अटेंडेंस अगर भेज दी है तो आप जुड़े रहिए। और अभी 11:50 को आपका क्लास शुरू हो जाएगा रोग निदान के लिए। अगर किसी स्टूडेंट ने अटेंडेंस नहीं भेजी है तो अभी ही भेज दीजिए, उसी के बाद मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।